हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान वंदना। और जैसा कि आप लोगों का सेकंड पेपर हो चुका है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैक्सिमम 95 क्वेश्चन आपको वो मिले हैं जो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में पेपर सेकंड के लिए। जैसे कि यहाँ पे बच्चों मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपका पेपर है आपका। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम में आए हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे आपका बच्चे दिया हुआ है, हाउ एजुकेशन इज़ अफेक्टेड बाय फिलॉसफी। आपका दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि फ़िलॉसफी में आपको एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच में क्या रिलेशन है वो पूरी चीज़ें आपको देखनी है। वहाँ पे मैंने बेसिक डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया था। नेक्स्ट आपको मैंने भारतीय दर्शन भी बताए थे और जो आपके पाश्चात्य मतलब जो इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं या जो विचारधाराएं हैं वो भी मैंने आपको बताई थी। तो उसमें आपको सांख्य दर्शन, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, आपका यथार्थवाद, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये है 10th है। इसमें प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार क्या है और यहाँ पे आदर्शवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है, विद्यालय समाज का लघु रूप क्यों है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन बताई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको इंडियन फिलोसफर्स में बताया था बच्चों कि आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत अच्छा है, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आया है, यहाँ पे गिजू भाई जी के बारे में आया है, और शिक्षा और विद्यालयकरण और राष्ट्रीय एकता के बारे में मैंने आपको बताया था, और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सारी चीज़ें मतलब मैंने आपको वीडियो में बताई थी और मोस्टली क्वेश्चन आपको मिले हैं। आई होप आपको बहुत हेल्प हुई होगी गाइज। तो उसी को लेके आपके पेपर थर्ड के लिए और साथ साथ जो बच्चे यूपी टेट, सी टेट या एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी गाइस ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर अभी तक आपने अपनी कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो आपको आगे प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको मतलब काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये तो आपका बीएड में पेपर थर्ड है। और ये मैं क्वेश्चन पेपर बता रही थी बच्चों, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, वहाँ के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। अभी तो सीसीएस के नहीं हुए, एमजेपी के भी नहीं हुए हैं, वो नेक्स्ट मंथ होपफुली हो जाएंगे। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी वीडियो अभी तक मैंने बनाए हैं। तो गाइज यहाँ पे जो यूपी टेट सी टेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए साइकोलॉजी के अंदर ये सारे पार्ट आएंगे, क्योंकि हमारे यूपी टेट में, सी टेट में या एस टेट में साइकोलॉजी से रिलेटेड 30 मार्क्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब 30 मार्क्स का पूरा पेपर वहाँ पे होता है। तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं या यही सारी चीज़ें उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलती हैं देखने के लिए। तो हमको उनको ब्रीफली देखेंगे। तो प्लीज़ गाइस इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पे थोड़ा छोटा मुझे लिखना पड़ा है क्योंकि बच्चों आपका ओवरऑल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स ज़्यादा हैं और सभी टॉपिक्स मुझे कवर करने थे जिससे कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे सकूँ। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें आपको क्या बताना है कि मतलब जो हमारी शैक्षिक मनोविज्ञान है, जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी अपनी साइकोलॉजी की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। ये साइकी तथा लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे स्टार्टिंग में इसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था, फिर ये मन का विज्ञान हुआ, फिर चेतना का विज्ञान हुआ और प्रेजेंट टाइम में 21st सेंचुरी में हम इसको व्यवहार के विज्ञान के नाम से जानते हैं। मतलब ह्यूमन बिहेवियर का जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, वो साइकोलॉजी के अंदर में किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं बच्चों साइकोलॉजी के। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो वहाँ पे उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ पे यूज़ होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चों ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि शैक्षिक मनोविज्ञान है क्या। क्योंकि बच्चों एजुकेशन में साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे का IQ लेवल अलग होता है, हर बंदे का थिंकिंग पावर अलग होता है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए एक टीचर को साइकोलॉजी की नॉलेज होना और साथ साथ जो उसके टीचिंग मेथड्स हैं उसमें भी उन चीज़ों की नॉलेज होना, और जो हमारा करिकुलम है वो भी हमारा साइकोलॉजी से ही रिलेटेड मतलब कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या रिलेशन है इन सब चीज़ों में वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। तो आप इसको प्रॉपर वे में देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएँ।
तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मतलब सब लोग क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट थिंकिंग होती है, हमारा सोचने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, तो हर बंदे की थिंकिंग अपनी अलग होती है, मतलब इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं। अगर कोई ट्विंस भी हैं, अगर दो जुड़वा बच्चे भी हैं, तो उनके जो फीचर्स वगैरह होंगे वो तो लगभग सेम होंगे, बट उनकी भी जो थिंकिंग होगी या ओवरऑल उनका जो काम करने का तरीका होगा, जो IQ लेवल होगा, वो अलग अलग होगा, वो चीज़ कभी भी सेम नहीं होगी। तो कभी भी दो बंदों की कहीं कहीं पे सोच मिल सकती है, पर हर जगह दो बंदे एक ही चीज़ को सोचें ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि व्यक्तिगत भी बनता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों में। जैसे कि यहाँ पे मेंटली रिलेटेड, बैकवर्ड, डेलिक्वेंट, गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर। अब ये होते क्या है, जैसे कि मंद बुद्धि बालक होते हैं, है ना, मतलब जिनका IQ लेवल आपका 70 से भी कम होता है। बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, पिछड़े छात्र होते हैं, जो किसी भी रीज़न से मतलब अपने जो उनका शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ पे पिछड़े रह जाते हैं। सपोज़ उनको वहाँ पे फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रही, या अदर उनका फैमिली बैकग्राउंड उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस वजह से वहाँ पे पिछड़े रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम पिछड़े कहते हैं, जो मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में जो नॉर्मल बच्चा है अगर उससे हम कंपैरिजन करें तो उसके इक्वल एक्टिविटी उसकी नहीं हो पाती, तो इसलिए हम उसको पिछड़ा बालक कहते हैं। नेक्स्ट है डेलिक्वेंट, बाल अपराधी, मतलब जो बच्चे बचपन में ही कुछ मतलब क्राइम कर देते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो उतनी डेवलप नहीं हो पाती, उनको मॉरल एजुकेशन नहीं दी होगी, या तो स्टार्टिंग में उनको नहीं पता व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, तो वो नहीं समझ पाते, या फिर उनके सामने कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया या क्या कंडीशन थी, कुछ क्राइम उन्होंने वहाँ पे कर दिया। तो ऐसे बाल अपराधियों को सुधारने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई हुई हैं, और इनके लिए अलग से विद्यालय भी होते हैं, तो ये चीज़ आप देखेंगे। नेक्स्ट है आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, जिनका IQ लेवल आपका 140 से भी अबव होता है। ये क्या होते हैं, मतलब इनको गिफ्टेड चाइल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें हर काम को करने के लिए मतलब एकदम रेडी रहते हैं, और बहुत जल्दी किसी भी काम को कर लेते हैं, किसी भी फील्ड में वर्क कर लेते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं, तो इसलिए हम इनको गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लो लर्नर। स्लो लर्नर हम उनको बोलते हैं जो मतलब मंद गति से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, मतलब काम को तो वो करते हैं, पर अगर हम कंपैरिजन करें गिफ्टेड चिल्ड्रन से, तो अगर वो कोई काम मतलब 5 मिनट में कर रहे हैं, तो उस काम को करने में शायद ये जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनको आधा घंटा लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस उनमें होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी। बेसिक डिस्क्रिप्शन इसलिए लेके चल रही हूँ बच्चों, क्योंकि इनके लिए फिर मैं प्रॉपर एक कंटेंट के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। अभी केवल एग्ज़ाम के पर्पज़ से मुझे आपको समझाना है, तो वही चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट, विकास क्या होता है, जैसे वृद्धि और विकास। अब वृद्धि क्या होती है, वृद्धि तो कुछ मतलब एक क्राइटेरिया होता है, एक लेवल पे आके रुक जाती है, मतलब जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है भाई, एक एज का क्राइटेरिया होता है, वहाँ तक डेवलपमेंट हुआ और फिर उसके बाद रुक जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो क्या होता है, वो कभी भी नहीं रुकता। वो मतलब कभी उसकी गति धीमी हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है, हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है। और बुद्धि जो आपका जो वृद्धि होती है उसका तो मेज़रमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसका मतलब एकदम एक्चुअल मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता। हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि भाई इस बंदे का कितना विकास हुआ है। अब इसमें आपको क्या चीज़ें बतानी है, इसका कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है आपका, बहुत सारे सिद्धांत हैं इसके, किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, स्टेजेस में जैसे आपका इन्फेंसी है और चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है। ठीक है, एडोलसेंस को हम संघर्ष का काल या तूफान का काल या फिर वीर पूजा, ये वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, और इन्फेंसी आपका मतलब जब बच्चा एक इन्फेंट होता है, मतलब नया जन्मा बच्चा, उसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या बोला गया है, उसको अनोखा काल, मतलब इस स्टेज पे बच्चे क्या होते हैं, मतलब सीखने के लिए किसी भी काम को बहुत जल्दी, उनमें मतलब क्यूरियोसिटी होती है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो इसीलिए इसको सीखने का अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट।
ठीक है। जैसे मैं अभी बता रही थी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, मतलब विकास के प्रकार क्या होते हैं, तो किस तरह का विकास हमारा होना चाहिए। तो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा शारीरिक विकास होना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास हमारा होना चाहिए। सोशल, सामाजिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इमोशनल, संवेगात्मक डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। मॉरल, नैतिक डेवलपमेंट, जैसे कि गांधी जी ने अपनी कोटेशन में कहा था कि शिक्षा से क्या मतलब है, शिक्षा से बच्चे के सर्वांगीण विकास, मतलब उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास से है। तो यहाँ पे एजुकेशन के थ्रू हम इसका ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है, तभी हम मानते हैं कि हमारी एजुकेशन का जो पर्पस है या एम है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे थ्योरीज दी गई हैं। थ्योरीज गाइज आपका मतलब ये लगा लीजिए यूपी टेट के पर्पज़ से, सी टेट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली अगर आप सी टेट में देखोगे तो आपको जीन पियाजे या वायोगोत्स्की की थ्योरी बहुत मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यूपी टेट में आपका स्किनर, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, इनकी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे क्या होती हैं, थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन लेके चलेंगे। जैसे थॉर्नडाइक ने आपकी थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको हम एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, पावलोव ने आपकी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, और आपकी कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट दिया था, और आपका स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। आपका कॉलर ने गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी, जिसको हम अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि कहते हैं। ठीक है, और जीन पियाजे ने आपकी, आप जानती हैं जैसे कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी आपको दी थी। तो यहाँ पे जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी जो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, इसमें इन्होंने क्या किए थे, 2 तरह के लॉ बताए थे, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में 3 लॉ को इन्होंने डिफाइन किया था और सेकेंडरी लॉ में 6 लॉ को डिफाइन किया था। जो प्राइमरी लॉ थे वो क्या थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब जब तत्परता का नियम, जब किसी काम को करने के लिए हम खुद से रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो वो काम हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, मतलब इंटरनली मोटिवेट होके करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स की नीड वहाँ पे नहीं होती। और नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस, आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं उतने ही जल्दी वो काम हमें आ जाता है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। यहाँ पे मतलब जब कोई रीइंफोर्समेंट हमें दिया जाता है, मतलब कोई काम, जिसको काम को करने से हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो उस काम को हम ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर किसी काम को करने से कुछ पनिशमेंट हमें मिल रहा है तो उस काम को करने से हम वहाँ पे रोक देते हैं, मतलब उस काम को आगे नहीं करना चाहते। जैसे मोटिवेशन होती है ना, मोटिवेशन आपकी एक्सटर्नल भी होती हैं और इंटरनल भी होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव तो जब आप मतलब इंटरनली मोटिवेट होके कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल होती हैं जो आपकी मतलब किसी बाहरी उससे, जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ बच्चों, मतलब जहाँ पे मैं टीचिंग करती हूँ मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक मतलब टीचर हैं, तो काफ़ी टाइम से मतलब वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया उनको, तो मतलब काफ़ी टाइम से एजुकेशन की फील्ड में है। पर मतलब जैसे अभी मैंने ये आपका चैनल स्टार्ट किया तो उनको मोटिवेशन मिली, तो उन्होंने भी वो देख के अपना चैनल स्टार्ट किया है, और आई होप वो अच्छे से करें सब कुछ। तो मतलब मेरे थ्रू किसी को मोटिवेशन मिल रही है, तो वो क्या है, मतलब एक एक्सटर्नल मोटिवेशन मैं उनको दे रही हूँ, तो वो चीज़ वहाँ पे मतलब अच्छी है कि कोई बंदा मोटिवेट हो रहा है, हम किसी को मोटिवेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जो निगेटिव मोटिवेशन होती है, निगेटिव मोटिवेशन मतलब हमें किसी ने कहा कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो, और हम उस काम को करके दिखाएं, तो वो काम तो निगेटिव का कर रही है पर हमारे लिए तो पॉजिटिव है, हमारे लिए तो पॉजिटिव काम कर रही है, मतलब हमारे लिए तो अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपका थॉर्नडाइक ने बताए थे कि 2 तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, पुनर्वलन देते हैं हम, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हम रिवॉर्ड देते हैं तो वहाँ पे खुश होता है, और निगेटिव जब कोई मतलब गलत काम कर रहा है उसको हम पनिशमेंट देते हैं तो वहाँ पे उस काम को रोक देता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जैसे इन्होंने पावलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक कुत्ते पे, और वो क्या करते थे कि मतलब जब कुत्ते को खाना दिया जाता था तो उससे पहले घंटी बजाई जाती थी।
ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट बार बार उसके साथ किया गया और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब उसको खाना ना देके केवल घंटी बजाई गई और उस घंटी की आवाज़ से कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। मतलब वहाँ पे उसने उस चीज़ को रिलेट कर लिया था खाने के मिलने को घंटी की आवाज़ से। तो अब केवल घंटी की आवाज़ से ही उसको पता चल जाता था कि खाना आने वाला है और वो वहाँ पे उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। तो ये एक्सपेरिमेंट पावलोव ने किया था, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। कोहलरबर्ग जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट दिया था, ये क्या था, नैतिकता का सिद्धांत उन्होंने दिया था। इन्होंने 2 तरह के सिद्धांत बताए थे, 2 तरह की नैतिकता बताई थी। एक तो मौलिक नैतिकता होती है जहाँ पे हमें मतलब क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को देखना होता है। एक होती है नैतिक तर्कणा, मतलब आपका मॉरल रीजनिंग, मतलब जहाँ पे हमें ये देखना होता है कि भाई या तो हमें ये करना है या फिर हमें वो करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी भी बताई थी कि मतलब एक यूरोप में एक महिला थी, वो बहुत बीमार थी, तो उसके पति को उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत थी। वो डॉक्टर के पास गया जिसके पास वो मेडिसिन थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पैसे बताए। तो उसने क्या किया, वहाँ पर सोचा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे उसने उस मेडिसिन को चुरा लिया और अपने मतलब वाइफ को वो मेडिसिन दे दी, उसकी वाइफ वहाँ पे बच गई। मतलब ये क्या, यहाँ पे क्या शो कर रहा था कि मतलब उसने मॉरलिटी मतलब वहाँ पे देखा कि भाई उसको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और दूसरे लेवल पे जब उसने वो चीज़ चुराई, मतलब यहाँ पे उसने क्या देखा, उसने देखा कि भाई मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी वाइफ को बचाना या फिर चोरी ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्किनर ने दिया था क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, नैतिक के सिद्धांत, और भी कई नाम है। ये आपके यूपी टेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये सारे नाम आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट है आपको, वैसे मैं इनका प्रॉपर थ्योरी का हर, जैसे स्किनर की थ्योरी है उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पियाजे का अलग बनाऊंगी, थॉर्नडाइक अलग, क्योंकि एक ही कंसेप्ट में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो केवल बेसिक सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रही हूँ, बाकी इंडिविजुअली हर वीडियो को मैं आपके लिए लेके आऊँगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे जिन पियाजे की थी, इन्होंने जो मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, 4 स्टेजेस बताई थी जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट की इनसाइट थ्योरी, मतलब जिसमें कोहलर थे, आपके मैक्सीवर्ड थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चिंपांजी पे जिसका नाम सुल्तान था वनमानुस, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था और वहाँ पे मतलब केले ऊपर टांग दिए थे और एक छड़ी उसके पास रख दी थी, एक बॉक्स। तो वहाँ पे वो स्टार्टिंग में तो केवल छड़ी से उसको उतार रहा होता है, वो नहीं टूटता, वो आराम से बैठ जाता है। फिर वो कुल मिला के मतलब पूरा देखता है, तो उसको समझ में आता है कि यार इन बॉक्स को रख के अगर मैं इस छड़ी से वो केले तक जाऊँगा तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो मतलब वो अपनी ओवरऑल जो इंसाइट थी, उसकी पावर थी, उसको यूज़ करता है और उसको समझ में आ जाता है कि उसको क्या करना है। मतलब गेस्टाल्ट जो वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग है मतलब किसी भी चीज़ को हम मतलब एक पार्ट में नहीं देखते, उसको पूरा ही देखते हैं। जैसे कार है तो कार को हम पार्ट में नहीं देखेंगे, उसको पूरा ही देखेंगे, पूरी कार। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को एक एक करके रिलेट करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वे टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, ये आप देखेंगे, शॉर्ट में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या होता है। जैसे कि ये पर्सोना शब्द से बना है जिसका मीनिंग होता है मखोटा। ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल दैट वी आर इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। हम जो कुछ भी हैं उसका जो टोटल है वो पर्सनैलिटी कहलाता है। कभी भी हम मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हम सेम ही पर्सनैलिटी रहता है, कहीं पे हमारा बिहेवियर अलग होता है, कहीं पे अलग होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चेंज कर लेते हैं। इसीलिए इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो पर्सोना मतलब मखोटा, कि मतलब एक मखोटा लगाए रहते हैं, एक्चुअल में नहीं पता होता कि एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, टाइप्स, डायमेंशंस। जैसे टाइप्स में बच्चों आपके जो युंग थे उन्होंने इसके टाइप्स बताए थे। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और उभयमुखी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं हम इनको जो बहुमुखी होते हैं, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं कि भाई वो किसी से भी, चाहे वो कोई उनसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब वो ईजिली बात कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कहीं पे भी चले जाते हैं, कहीं किसी से भी बात कर लेते हैं, बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं। ठीक है, कोई कुछ भी कहता रहे उन पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी बोलते हैं, मतलब जिनको ज़्यादा अपनी बातें दूसरों से शेयर करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, अपने तक ही सीमित रखते हैं।
अगर उनको कोई कुछ भी कह दे थोड़ा सा भी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। उभयमुखी ये मतलब दोनों का मिड पार्ट होता है, दोनों तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, बहुमुखी की भी और अंतर्मुखी की भी, तो इनको हम उभयमुखी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख के जाइएगा। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, बुद्धि को हम माप कैसे सकते हैं, जिसका जैसे इसका सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये सूत्र है इसका, जिससे फॉर्मूला है, मतलब जिससे हम निकालते हैं IQ लेवल आपका, ठीक है। इसके टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो टाइप्स तो इसमें मूर्त होती है, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है और सामाजिक बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि तो हम उसको बोलते हैं मतलब जब चीज़ों को देख के हमें कोई चीज़ रियलाइज़ होती है, मतलब किसी चीज़ को हम देख रहे हैं और उसके बारे में हमें समझ आ रही है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि क्या कहते हैं, मतलब जो चीज़ें मतलब एक्चुअल में तो हमारी आंखों के सामने नहीं है, पर मतलब मेंटली पर्पस पे या मेंटली लेवल पे हम चीज़ों को सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक बुद्धि जब हम समाज में रह के चीज़ों को रिलेट करके चलते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपके फैक्टर्स हैं अफेक्टिव लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई जो क्या कारक हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं कि सपोज़ आप मान लो कहीं पे भाई पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, या जैसे मान लो अभी गर्मी है, फ़ैन नहीं चल रहे, तो वो चीज़ आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। सपोज़ आप जहाँ पे भी मतलब स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे मतलब फर्नीचर या अदर आपका फीस से रिलेटेड मतलब कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो चीज़ें सही नहीं है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट रिलेटेड, भाई बच्चे का मतलब बालक से संबंधित, बालक का IQ लेवल, उसका इंटरेस्ट है नहीं है। मान लो सपोज़ कोई बंदा करना तो कुछ चाहता है, उसका शौक तो है भाई डांसिंग या सिंगिंग, और आप उसको इंजीनियरिंग करा रहे हो तो उसमें अपना 100% नहीं दे पाएगा, फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होती है, हमारी बालक से रिलेटेड होती है, मतलब बालक से रिलेटेड कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर रिलेटेड। अब सपोज मान लो कोई शिक्षक है, टीचर है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने में। आज के टाइम में तो मोस्टली होते हैं कि मतलब क्या होता है, लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, पढ़ा दिया बच्चों को, जो भी उनके माइंड में था वो चीज़ें बताई, और बच्चों से एक बार उनका क्या उनका फीडबैक है, उनका कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, वो चीज़ें वहाँ पे ली नहीं जाती। तो वो फैक्टर्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को, क्योंकि अगर बच्चे के माइंड में कोई डाउट है, अगर वो क्लियर ना हो तो वो फिर उस चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो टीचर का कैरेक्टर है, उसकी जो नॉलेज है और उसका जो इंटरेस्ट है, ये चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती हैं हमारी लर्निंग को, ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलम रिलेटेड, मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड। अगर हमारा पाठ्यक्रम सही से बना हुआ नहीं है, मतलब अगर आप नर्सरी लेवल के बच्चे को फर्स्ट लेवल का, UKG लेवल का अगर सिलेबस दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। अब इसमें उसकी तो गलती नहीं है, क्योंकि भाई उसका लेवल तो वहाँ पे है, ये तो आपकी गलती है कि आप उसको किस लेवल से रिलेट कर रहे हो। तो ये चीज़ें, ये क्या थे, आपके फैक्टर्स थे दैट आर अफेक्टिंग टू योर लर्निंग, जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्रिएटिविटी, जिसको हम कहते हैं सृजनात्मकता। अब ये होती क्या है, देखो बच्चों, नॉर्मली तो हम सब सोचते हैं, नॉर्मल हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब हमारा माइंड एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कंटिन्यूसली उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। इवन जब हम सोते भी हैं तो कहते हैं कि हमारे माइंड का एक पार्ट वो मतलब प्रॉपर वर्क करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी क्या होती है, इसके 4 पॉइंट होते हैं बच्चों। पहला होता है फ्लुएंसी, सेकंड होता है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड होता है ओरिजिनलिटी, और आपका लास्ट है बच्चों इलैबोरेट, मतलब प्रभा, विविधता, मौलिकता और सार्थकता। अब ये क्या है, मान लो क्रिएटिविटी में बच्चों, जैसे फर्स्ट तो आपके माइंड में मतलब बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए, डिफरेंट आइडियाज़ होने चाहिए। मतलब जब आपके पास माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ चलेंगे, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, मान लो एक आइडिया पे तो आप
अगर मान लो आपके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा है तो उस पर तो आप कुछ क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकते। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि जो मतलब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, अब नेक्स्ट लेवल पे आप क्या करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन, विविधता। अब वो विचार सारे एक से नहीं होने चाहिए, वरना तो हम उनको क्रिएटिव नहीं बोलेंगे। वो विचार, वो आइडियाज़ डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ओरिजिनलिटी। अब वो क्या होने चाहिए, मतलब मौलिक होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई किसी दूसरे ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है या किसी दूसरे ने पहले वो बात बोली हुई है और आप सेम वैसे ही कर रहे हो। जैसे आज के टाइम में तो बहुत लोग होते हैं जो अपनी कुछ सोच या समझ रखते ही नहीं है, उनको क्या मतलब कोई दूसरा कोई काम कर रहा है, ठीक है, वहीं से ही बेसिक आइडिया ले लिया कि हाँ भाई इस बंदे ने ये काम ऐसा करा था, और वो वैसे ही उसको करने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई दूसरे बंदे का, अब सपोज़ आप किसी फील्ड में अच्छे हो, दूसरा किसी अदर फील्ड में अच्छा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चे को डांस बहुत अच्छा करना आता है और एक को, जिसको सिंगिंग अच्छी करनी आती है, और वो सोचने लगे कि यार मैं भी डांस करूँगा। क्यों भाई, तुम तो सिंगिंग में अच्छे हो, तुम सिंगिंग करो। तो जिस फील्ड में अगर हम अच्छे हैं, अगर हम उस फील्ड में वर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम उसमें कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो कभी भी हमें दूसरों के आइडियाज़ पे वर्क नहीं करना चाहिए। जो आइडियाज़ होने चाहिए हमारे खुद के ओरिजिनल होने चाहिए, तभी हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या रहेंगे, मतलब कठपुतली बन के रह जाएंगे कि भाई जैसा दूसरा हमें नचा रहा है वैसे ही हम नाच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलैबोरेट, जिसको हम सार्थकता बोलते हैं। अब हमें लास्ट में क्या करना होता है, जो हमारे आइडियाज़ थे, जो डिफरेंट आइडियाज़ थे और जो हमारी ओरिजिनलिटी थी, अब हम उसको ये भी देखना चाहिए कि यार अगर आगे हम इसको करते हैं, रियल में हम करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब इन फ्यूचर क्या रिजल्ट ये लेके आएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के बाद लास्टली हम उसको क्या देते हैं, एक प्रॉपर मतलब रूप देते हैं, उसको प्रॉपर वे में उसको करते हैं। जैसे बहुत वो आती हैं, बहुत चीज़ें आती हैं आपका उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं, तो वो भी हमारी क्रिएटिविटी में ही काउंट होती है। नेक्स्ट है जैसे आपका बच्चों लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रोल ऑफ टीचर रिगार्डिंग साइकोलॉजी। अब एक टीचर का क्या रोल होता है, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है साइकोलॉजी में, मतलब साइकोलॉजी का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों अनिवार्य है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको बताया था कि बच्चों को समझने के लिए, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझने के लिए, उनकी परेशानियां समझने के लिए, उनको अच्छे से सिखाने के लिए, ठीक है, कि वो बच्चा कैसे अच्छे से सीखे। सपोज़ आप केवल, हमारा एक टीचर का रिलेशन एक स्टूडेंट से केवल इतना ही नहीं होता कि भाई हमने बच्चों को पढ़ाया और भाई हमारा काम ख़त्म हो गया, इतना नहीं होता। उस बच्चे ने उस चीज़ को समझा, नहीं समझा, उसको समझ में आया, नहीं समझ आया, या फिर वो बंदा किसी अदर पर्सन से प्रॉब्लम में तो नहीं है, मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इमोशनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को इन सब चीज़ों से रिलेट करके चले, अपने स्टूडेंट को समझ के चले, तभी एक जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है वो अच्छा बन पाता है। और इस चीज़ में हमारी हेल्प करती है हमारी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अगर समझ हमें है तो हम बहुत ईजिली अपने स्टूडेंट को समझ सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं और उनको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके जो बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड के एग्ज़ाम है, चाहे वो आपकी शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, चाहे सीसीएस है, चाहे एमजेपीआरयू है या अदर कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर आपके मास्टर ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम एग्ज़ाम है, या फिर आपका यूपी टेट है, सी टेट है, एस टेट है, सब में आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। और जितनी भी ये थ्योरीज़ हैं या जितने भी कंसेप्ट हैं, इनके लिए मैं अलग पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगी। अभी तो केवल एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको समझाना था, तो बहुत अच्छे वे में आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।